और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट बैठक होने जा रही है और केंद्रीय कैबिनेट बैठक जो है वो जारी। आचार संहिता लगने के बाद पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम आवास पर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक किया जा रहा है। तो आचार संहिता लगने के बाद पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गया है। अजित, पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी इसको लेकर? और देखिए, जो बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद आज ये पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है, जो पीएम आवास पर हो रही है। इस बैठक में भाजपा के कई बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। बैठक चल रही है और विशेष तौर पर जो बातें सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से बाकी जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार करनी है, जो बच्चे उम्मीदवारों के नामों के जो ऐलान करना है, उन पर चर्चा भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अब ये आशंका जताई जा रही है कि आज की इस बैठक के बाद जल्द ही अगली लिस्ट भी जो भाजपा की है वो आ सकती है। जी जोई जी, और अभी जो है बात करें कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान उसमें शामिल है, क्या लोग जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं जैसा मैंने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक और ये गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से आने वाले चुनाव के दौरान में स्टार कैंपेन में जो किन किन लोगों के नाम शामिल किए जाने हैं और उम्मीदवारों के नाम किस तरीके से मंथन करना, इन सब चीजों पर ये आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि संभावना है कि आज की इस बैठक के बाद जल्द ही जो भाजपा की अगली लिस्ट भी जारी की जा सकती है, क्योंकि औपचारिक रूप से जहां एक और भाजपा ने पहले ही जी अजित, जैसा कि हमने देखा कल ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो कि 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक जाएंगे। अब ऐसे में क्या संभावना है, अगली लिस्ट जो है बीजेपी की कब तक जारी की जा सकती है? क्योंकि बैठक जो है लगातार देखने को मिल रही है और मंथन कहीं ना कहीं जो है नए प्रत्याशियों को लेकर भी किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जी, मंथन बहुत चल रहा है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि किस तरीके से किस चुनावी क्षेत्र में किस उम्मीदवार को उतारना है, क्योंकि इस बार जो अगर मैं बात करूं, हर तरीके से भाजपा देख रही है ताकि वो जमीनी स्तर पर कितना मजबूत है, उसकी पार्टी पॉलिटिक्स में पकड़ कितनी है, अगर कौन सा ऐसा शख्स है जो उस सीट को जीतने में अपनी दावेदारी दिखा सकता है, ऐसे तमाम चीजों पर मंथन करके ही जो उम्मीदवार के नाम है उसको नाम का ऐलान किया जा रहा है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बार बार कई बार मंथन किया जा रहा है, उसके बाद ही लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। लोगों के नामों की जो घोषणा है वो बड़ा इस बार सोच समझ के किया जा रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो नारा दिया है उसको किस तरीके से सार्थक साबित करना है, नारे को किस तरीके से एक सार्थक रूप देना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। और इसीलिए कई मंथन के दौर लगातार जारी और उसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। जी, लेकिन बात करें केंद्र के मुद्दों की तो सीए, राम मंदिर और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बलबूते जो है केंद्र की सरकार जो है, या बात करें बीजेपी की, तो ये रण में कूद रही है। लेकिन क्या लगता है 400 पार का आंकड़ा पार करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, हालांकि जिस तरीके से 400 पार का जो नारा दिया है वो कोई आसान चुनौती नहीं होगी भाजपा के लिए, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने एक से एक बड़े फैसले लिए, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, सीए की बात करें या हाल ही में
जो महिलाओं की सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति बंधन की बात करें और महिला दिवस पर जिस तरीके से महिलाओं को नई सौगात दी, सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट, इसकी बात करें, ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो केंद्र की मोदी सरकार के तमाम नेता, भाजपा के तमाम दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सामने जो विपक्षी गठबंधन है उसको भी कम आंका नहीं जा सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे पर इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा, खैर अब जो भी होगा वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो कि नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार का, वो कितना जो भाजपा को खेच पाती है, एनडीए गठबंधन कितना 400 पार के आंकड़े को छूने में कामयाब हो पाती है। लेकिन अजित, जैसा कि हमने देखा है, महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। शुरू से ही बात करें तो लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं, और अगर महंगाई की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनावी दौर में कुछ चीजों पर, जैसे कि डीजल पेट्रोल हो गया, सिलेंडर हो गया, और इसके साथ ही अन्य एक दो और चीजें हैं जिसको लेकर सरकार ने दाम में कटौती की है, लेकिन रोजगार जस का तस है। ठीक है, बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई में सबसे मैं अगर बात करूं तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, इसके अलावा घरेलू सिलेंडर, वही अगर मैं बात करूं बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जो बार बार विपक्ष जो है इसको उठाता रहता है, और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस बार मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाई जरूर देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि जो देशवासी, जो आम जनता है, उसको कौन सा मुद्दा पसंद आता है, किस मुद्दे पर वो किसको अपना जो मत है वो देती है, वो चुनाव के दौरान ही पता चल पाएगा। लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि एक और जहां केंद्र की मोदी सरकार राम मंदिर, सीएए और नारी शक्ति बंधन, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंचेगी, तो वहीं विपक्षी गठबंधन जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, इस तरीके ऐसे मुद्दों को लेकर के जो केंद्र की मोदी सरकार है उस पर अपने तेवर दिखाते हुए जनता के बीच में पहुंचेगी। जी, लेकिन हाल ही में हमने देखा था कि सपा का बयान, अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। देखिए, ये खाली सपा नहीं, हर कोई जो है, अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इंडिया गठबंधन का एक इसी मकसद यही निकाला गया है कि किसी भी तरीके से जो मोदी सरकार है उसको रोकना इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मोदी सरकार एक बार फिर से रिपीट करती है तो जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैट्रिक चांस होगा, वही कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक पल होगा कि जब कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, सत्ता पर काबिज होगा। तो निश्चित तौर पर जहां विपक्ष लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहा है, तो देखना ये होगा कि विपक्ष या फिर केंद्र की मोदी सरकार लोगों के बीच में कौन अपना प्यार जो है वो बनाने में कामयाब हो पाता है। अजित, पीएम मोदी की अगर बात करें, वो लगातार कहते आए हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना है, यानी कि तीसरे कार्यकाल की भी पूरी जो है उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या 2047 का जो विजन लेके चल रहे हैं पीएम मोदी, उस पर जो है कितने हद तक सफलता पाई जा सकती है अगर वो तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अगला जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो है सबसे पहला कि भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में बनाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत का, तो ये अहम मुद्दे जिसमें कहीं ना कहीं तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस नारे से साबित कर दिया है कि वो अभी हार नहीं मानने वाले हैं, और उनका जो लक्ष्य है वो साफ तौर पर उन्होंने आम जनता के बीच में दर्शाने का काम किया है कि वो भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर के लगातार अग्रसर हैं, और इसके लिए वो लगातार काम करें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसका काफी हद तक जो नतीजे वो देखने को मिले भी है कि भारत जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको नकारा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त जो सत्ता पक्ष का जो एक कहा जा सकता है कि उसका ही कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि आज भारत का जो डंका है वो पूरे विश्व में बज रहा है। निश्चित तौर पर उन्हीं शक्तियों को लेकर के 2047 का जो विकसित भारत का जो नारा है, इसको लेकर के इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचेंगे। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मुंबई से खबर सामने आ रही, विपक्षी गठबंधन की मेगा रैली। आज रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता होंगे शामिल। अगस्त क्रांति मैदान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का होगा समापन। तो अगस्त क्रांति मैदान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन किया जाएगा। रैली में
इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां करेंगी शक्ति प्रदर्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहुंचे मुंबई। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मुंबई पहुंच चुके हैं और यहां जो है मेगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करेंगी। और बात करें तो अगस्त क्रांति मैदान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होगा। तो विपक्षी गठबंधन की मेगा रैली आज होने जा रही है और रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। तो आज विपक्षी गठबंधन की मेगा रैली होने जा रही है। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। न्याय यात्रा का उसका कल समापन हुआ और आज इंडिया अलायंस की शिवाजी पार्क में बड़ी रैली होने जा रही है। ये तो डिसाइड प्रोग्राम था। कल चुनाव आयोग ने चुनाव का घोषणा किया है, यह योग है और मुझे लगता है कि ये इसका बड़ा महत्व है। और ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, न्याय यात्रा समाप्त होने की बात नहीं है। आज अभी राहुल जी ने कहा है कि जब तक देश के सभी जाति धर्म के, सभी जाति के लोगों को न्याय नहीं दे सकेंगे, तब तक ये लड़ाई हम शुरू रखेंगे। और वो आज संकल्प प्रतिज्ञा राहुल गांधी जी ने यहाँ ली है और इसलिए ये न्याय व्यवस्था की लड़ाई है। राहुल जी और राहुल जी के साथ आपने देखा होगा कि करोड़ों जनता राहुल जी के साथ जुड़ी हुई है और जो संकल्प राहुल जी लेके गए उसका वो बिल्कुल पूरा करेंगे। जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े थे, जो हिंदुस्तान हमें याद है, जो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, था और रहेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई, इन्होंने नहीं लगाई, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ, ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमें जो विभाजित करने का प्रयत्न हो रहा है, जो आज सत्ता में एक खास तरीके की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो झूठ बोलकर, जो हमें बहलाकर फुसलाकर एक नफरत का नशा कर रही है, जो हमारे भगवानों में, ये बोलना चाहती हूँ मैं ये आज इस मंच से आपके जरिए से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रहा है और जिस तरीके से पाप हो रहा है, आप हमारे भगवान का नाम लेकर अगर कत्ल कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ। तो ये सब जो है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अभियान है, ये जो प्रयत्न है राहुल जी का, कांग्रेस का और बाकी यहाँ नेता और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत जरूरी है। श्री राहुल गांधी जी की जो एक ऐतिहासिक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से शुरू हुई थी, उसका समापन कल रात को चैत्य भूमि, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है, वहां पर उसका पूर्णावती हुई, संपन्न हुआ है 6,700 किलोमीटर चलने के बाद। अब आज इंडिया गठबंधन की महारैली एक ऐतिहासिक मैदान जो है महाराष्ट्र का, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शिव तीर्थ जो है, उस पर शिवाजी पार्क पर ऐतिहासिक रैली, जहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग जमा होंगे। ये इंडिया गठबंधन की रैली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के नेता, सभी इंडिया गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर हैं, उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और एक चुनावी बिगुल यहां से बजेगा इंडिया गठबंधन का। जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं कल,
उसको देखते हुए चुनावी बिगुल इंडिया गठबंधन का बजेगा। और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के 5 उद्देश्य थे, जो हमारे न्याय थे कि श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, भागीदारी न्याय, ये तमाम सारे न्याय जो हमारी घोषणाएं हुई हैं, जो 25 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने पिछले चंद दिनों में करी है, जो आने वाले मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया जाएगा, वो 25 चीजें जो हैं, 25 हमारी घोषणाएं जो हैं, जो जनता के हित में है, उसको लेकर के हम जनता की अदालत में आज उतरने जा रहे हैं। और मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया, जहां डिंपल यादव ने संजय राउत के बयान पर जवाब दिया कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जहां हर रोज परत दर परतें खुल रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए तो बिना पक्षपात के बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। बता दें कि संजय राउत ने कहा था कि मोदी का परिवार वो है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड से चंदा लिया है, जिस पर डिंपल यादव ने बयान दिया है। महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और हर रोज परत पर परत परतें खुल रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और जिस तरह के काम इस सरकार में हुए हैं, कहीं पे सड़क धंसली है, कहीं पे पूरे किसानों की जो मवेशी है, जो आवारा पशु है, फसल चर दे रहे हैं, यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो लोग आक्रोशित हैं। और अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी पक्षपात के, तो भाजपा पूरी तरह हारने जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।